जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों हम 14 सितंबर 2024 का पी वाई क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, जो सीटेट प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए 6 सितंबर का जो परीक्षा है दोस्तों, इसके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। हम आप लोग को सीडीपी का 30 क्वेश्चन, मैथ साइंस का 60 क्वेश्चन, हिंदी का लैंग्वेज 1 का 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 इंग्लिश का 30 क्वेश्चन कंप्लीट एक ही वीडियो में कराने वाले दोस्तों। मैं गुलशन गुप्ता आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वीडियो, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है। एग्जाम भी हुआ है 14 दिसंबर 2024 का हुआ दोस्तों, जिसमें हम आप लोगों को सबसे पहले सीडीपी का 30 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों, और टोटल पीवीआईक्यू क्वेश्चन रहेगा। देखिए एग्जाम से पहले जरूर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के अहमियत इनमें से किस कथन से सहमत होती है। प्रगतिशील शिक्षा की अहमियत इनमें से किस कथन से सहमत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जो है सहमत होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सहमत है। कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होती है। सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होती है और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है। इसमें देखिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, प्रोग्रेस एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसी शैक्षिक पद्धति है जिसमें छात्रों की रुचि, अनुभव और क्षमताओं के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को विकसित किया जाता है। इसमें दोस्तों बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रदान करना नहीं, बल्कि छात्रों के सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना है। मतलब कह रहा है कि इसका सामाजिक, नैतिक, सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। यह शिक्षा प्रणाली आलोचनात्मक सोच, समस्या सुलझाने और समाज की सक्रिय भूमि निभाने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होता है और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है। और प्रगतिशील शिक्षा इसका अहमियत रखता है दोस्तों, अहमियत रखता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारण तथा परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों मनोसामाजिक में किया जाता है। किसमें? मनोसामाजिक में। अब देखिए पढ़ेंगे मनोसामाजिक आयाम के तहत व्यक्ति के भावनाओं, आत्म अवधारणा और परिवार, साथी तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह विकास का वह पहलू है जो व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास को केंद्रित करता है। मनोसामाजिक आयाम व्यक्ति के समग्र विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उनके सामाजिक और भावात्मक जीवन के नींव को तैयार करता है। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है दोस्तों। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों में बांटा है। प्रत्येक चरण एक विशिष्ट और मनोसामाजिक संघर्ष का है। पहला है दोस्तों, कह रहा है कि बचपन में विश्वास बनाम अविश्वास होता है। बचपन में जो विश्वास बनाम अविश्वास होता है। किशोर अवस्था में पहचान बनाम भूमिका होता है, जो किशोर अवस्था में वही अवस्था होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, जिन्हें उन्हें के रूप में संदर्भ किया जाता है। यह होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, जेंडर भूमिका और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित दोस्तों। अब देखिए जेंडर भूमिका के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। जेंडर भूमिका और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित में जेंडर भूमिका व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण, कौशल, व्यक्तित्व के समान संस्कृति द्वारा विशिष्ट जेंडर पुरुष, महिला, अन्य के लिए माने जाते हैं। पहला पॉइंट में है, वे सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं और समय, स्थान और समाज के अनुसार बदलती है। आनुवंशिक रूप से निर्धारित, यह व्यक्ति जो जैविक रूप से संबंधित है, जैसे पुरुष और महिला का शरीर का गठन। जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है। जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या, अनुकूलन और शैक्षणिक मानकों को विशेष
बच्चों के लिए निम्न स्तरों करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। अब कारण है, विशेष बच्चों की भूमि धारा कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, सीखने का कोई संभावना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए और दोनों क्या है, गलत है दोस्तों। ए और दोनों के दोनों क्या है, गलत है। कह रहा है दोस्तों कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचार अनुकूलन शैक्षणिक मानकों को विशेष, जहां मानकों रह जाएगा दोस्तों ये एकदम नेगेटिव वर्ड है, बच्चों के लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, गलत बात है। विशेष बच्चों के लिए मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं, बात गलत है दोस्तों, सीखने की एकदम संभावना हो सकता है। कि दोनों क्या है, गलत है। ये और दोनों गलत हैं। ए का अनुसार एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचार अनुकूलन अशैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, असमावेशी परिवेश में कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं बच्चों का मुख्य धारा ही कक्षा में सीखने की संभावना बढ़ाती है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हैं, क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। पियाजे के सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ की सक्रिय निर्माण करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेब बायोटोस्की संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया से। लेब बायोटोस्की संज्ञानात्मक विकास के एक संज्ञानात्मक रूप से देखते हैं, एक प्रक्रिया बताते हैं कि बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से होता है। बायोटोस्की ने सिद्धांत दिया कि बच्चों का ज्ञान और सोचने की क्षमता उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है और उनके विकास भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बायोटोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मुख्य अवधारणा दिया। पहला है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया से, बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। नज़दीकी विकास क्षेत्र से, स्कैफोल्डिंग से, संस्कृति और प्रभाव से, भाषा और संज्ञानात्मक विकास से। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए बायोटोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा का अवधारणाबद्ध किया है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है। लेब बायोटोस्की ने भाषा और सोच की प्रक्रिया के बीच गहरे संबंध को अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में विस्तार से समझाया। उनके अनुसार भाषा और सोच के आपस में जुड़े हैं और ये दोनों बच्चों में मानसिक विकास और सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका बताएं दोस्तों, निभाते हुए एक सांस्कृतिक उपकरण और जो संज्ञान के कई तरीकों में सुलभ बनाती है। भाषा केवल संवाद के माध्यम ही नहीं बल्कि यह सोचने, सीखने और समस्या सुलझाने का एक उपकरण है। यह सिद्धांत शिक्षा और बल विकास के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली है। भाषा और सोच प्रक्रिया का संबंध, भाषा सोच का उपकरण है। भाषा और सोच और भाषा विकास अलग अलग शुरू होता है। सामाजिक भाषण है दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वभाषण आत्मिक भाषण है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। एक छात्र ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र दूसरे से अच्छा ग्रेड पाने के लिए मेहनत करता है दोस्तों। अब देखिए प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास एक प्रकार की सीखने की प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति का मुख्य ध्यान दूसरे के सामने अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने का केंद्रित होता है। इसमें सफलता का परिभाषा बाहरी मापदंड की तुलना, जैसे अंक, रैंक, प्रयास के आधार पर होती है। इसका सकारात्मक उपयोग प्रेरणा बढ़ा सकता है, लेकिन
सीखने के दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ संतुलित करना आवश्यक है। इसमें है दोस्तों प्रमुख विशेषता, प्रतिस्पर्धात्मक होता है, बाहरी मान्यता की चाह होती है, तत्काल परिणाम की चाह होती है, त्रुटियों का डर होता है, प्रयास का कम महत्व है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लेव बायतोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक क्या करता है? अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर तो सही है। क्या है कि कोई भी टीचर एक दूसरे से क्या कनेक्ट होकर विद्यार्थियों का सहयोग करता है, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। लेव बायतोस्की का सिद्धांत। लेव बायतोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन, सहायक और संवादात्मक होती है। शिक्षक के छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर बढ़ावा देना चाहिए। सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक प्रक्रिया को संवादात्मक, सहयोगात्मक और सहायक बनाना चाहिए। यह छात्र के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी तरीका है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक नए अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीतिक है? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ए बी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। और अवधारणाओं के बीच के संबंध के बारे में सोच का बढ़ावा देना, ये भी सही है। याद वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ छात्रों को जल्दी और गहराई से सीखने में मदद करती है। इन रणनीतियों का उद्देश्य छात्रों को सक्रिय रूप से अवधारणाओं को समझने और अपने ज्ञान से जोड़ने और व्यवहारिक रूप से लागू करने में मदद करता है। नई अवधारणाओं को सीखने के लिए शिक्षक को इस रोचक, प्रसंग और व्यवहारिक बनना चाहिए। प्रभावी रणनीति इस प्रकार होता है, उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंध के बारे में सोच को बढ़ावा देना। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि शिक्षक और विद्यार्थी की अपनी भूमिका का विन्यास होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। एक शिक्षक पद्धति में जिसमें छात्र और शिक्षक एक दूसरे से मिलकर ज्ञान अर्जित करते हैं, साझा करते हैं, समस्या के समाधान करते हैं। यह शिक्षण विधि सहयोग, संवाद और साझा ज्ञान पर आधारित है तथा पारस्परिक अध्यापन छात्रों के सीखने के अनुभव को गहरा, सहयोगात्मक, मज़ेदार बनाता है। शिक्षक को इसे कक्षा में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल शैक्षणिक कौशल बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल को भी विकास करता है। पारस्परिक अध्यापन की विशेषता क्या है दोस्तों? संज्ञात्मक अध्यापन छात्र समूह में जोड़ी बनाकर कार्य करते हैं। सक्रिय भागीदारी छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। समान स्तर पर संवाद छात्र समान स्तर पर संवाद करते हैं, जिससे एक दूसरे को मदद और मार्गदर्शन कर सकते हैं। फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेड की रुचि रखता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीज की सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अधिसंधान दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिसंधान हो जाएगा। फीज की सोच विश्लेषण क्षमता का वर्णन उसकी संज्ञानात्मक, अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के संदर्भ में किया जाता है। यह क्षमता भी किसी भी विषय या समस्या के गहराई समझने में, उसके विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। इस क्षमता को और अधिक निखारने के लिए संवाद, अनुभव आधारित शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। अधिसंज्ञान के कुछ घटक हैं दोस्तों। अधिसंज्ञान में अपने ज्ञान और समझ के बारे में जागरूक या समय इसे व्यक्ति का ज्ञान, कार्य का ज्ञान, रणनीति का ज्ञान। अधिसंज्ञान में नियम सीखने या प्रक्रिया को नियंत्रित करने में योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना। योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना दोस्तों।
अधिसंज्ञान अनुभव यह भावनाएं और विचार हैं जो किसी भी विशेष कार्य करते समय अनुभव किया जाते हैं। उदाहरण, जब एक छात्र कोई कठिन प्रश्न हल करता है तब तनाव या कम आत्मविश्वास महसूस करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बुद्धि समय के साथ बदलती। बुद्धि समय के साथ क्या होता है? बदलती है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 इसमें प्रस्ताव किया कि यह सिद्धांत यह मानता है कि बुद्धि केवल 78 या आत्मिक कौशल तक सीमित नहीं, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की क्षमताओं योग्यताओं के समुच्चय हैं। गार्डन का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। प्रत्येक बुद्धिमत्ता का विकास व्यक्ति की रुचि, परिवेश, अनुभव पर निर्भर करता है। यह बुद्धिमत्ता शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गार्डन का मुख्य 8 बुद्धियाँ। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणित बुद्धि, तीसरा दृश्य स्थानीय बुद्धि, चौथा है संगीतमत बुद्धि, पांचवा है शारीरिक स्थितिक बुद्धि, छठा है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, सातवां अंता व्यक्तिक बुद्धि, अब 8वां है प्राकृतिक बुद्धि। 14 नंबर क्वेश्चन, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों? अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। दिनचर्या चरणों की सख्त से पालन करते हैं। क्या करते हैं? सख्त से पालन करते हैं। इसका पॉइंट हो जाएगा हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नता के संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या चरणों में सख्त से पालन करते हैं। स्वाधीनता एक विकासात्मक विकलांगता है जो मस्तिष्क के कार्यों को प्रणाली को प्रभावित करता है। कहाँ? मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करता है। इससे पीड़ित बच्चों को सामाजिक संचार बातचीत में कठिनाई हो सकती है। मतलब बातचीत करने में क्या होता है? कठिनाई। उसे सीखने और चलने पर ध्यान देने के लिए तरीका भी भिन्न हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत हरदम तैयार रखता है, सार्थक सीखने की सुनिश्चित करता है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए और दोनों क्या हैं? गलत हैं दोस्तों। दोनों क्या हैं? गलत हैं। कह रहा है दोस्तों कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने की भय और तनाव क्या आता है? सार्थक सीखने के लिए नहीं। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित करता नहीं दोस्तों। अधिगम केवल बाहरी कारकों को नहीं, दोनों कारकों पर निर्भर करता है। अब जिसे पढ़ देते हैं एक्सप्लेनेशन। भय और तनाव के वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है, सार्थक सीखने को सुदृढ़ करता है। यह कथन गलत है क्योंकि यह दबाव एक निश्चित स्व प्रेरक हो सकता है जो सीखने के लिए बाधित कर सकता है। सीखने के लिए क्या बाधित कर सकता है। फिर भी आर कथन है यह सीखने बाह्य कारक नहीं, पुरस्कार और दंड और आंतरिक कारकों प्रेरणा, जिज्ञासा, रुचि दोनों को प्रभावित करता है। प्रभावी अधिगम में दोनों संतुलन शामिल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लॉकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने की कैसे प्रभावित करती है, यह स्व विनियमित सीखने में संसाधित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। यह प्रश्न समावेशन की समझ और संज्ञानात्मक विकास के उसके साथ संबंध का प्रकलन करता है। संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख अवधारणा है कि वर्ग समावेशन के साथ कठिनाई का वर्णन करता है, जबकि सीखने में भावात्मक कारकों पर चर्चा करता है। यह लौकिक सामने आने वाली कठिनाई को संदिग्ध नहीं करता है। इसलिए दोनों क्या अलग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं दोस्तों? सही हैं। दोनों कथन जो है अभिकथन और निष्कर्ष से दोनों क्या हैं? सही हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन का उद्देश्य उपयुक्त वर्णन करता है?
तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए, उन क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए, उन क्षेत्रों का पहचान करना जहां विद्यार्थियों को आंतरिक सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सके। उन क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए जहां विद्यार्थी का आंतरिक सहायता और निर्देश की आवश्यक हो सके। अब देखिए, नैदात्मिक आकलन किसे कहते हैं, नैदानिक आकलन किसे, एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग छात्रों का वर्तमान ज्ञान, कौशल, उनकी कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाता है। कमजोरियों को पहचानने के लिए किया जाता है। यह आकलन आमतौर पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले किया जाता है ताकि यह समझ जा सके कि छात्र का किस क्षेत्र में सहायता की जा सके। अब देखिए दोस्तों, इसका आकलन का उद्देश्य क्या है, सीखने के अंतराल का पता लगाना, निर्देशात्मक रणनीति को योजना बनाना, व्यक्तिगत विकास करना, शिक्षा प्रक्रिया को अनुकूल बनाना है। ये विशेषता क्या है, आकलन का उद्देश्य, विशेषता क्या है, पूर्व शिक्षण का मूल्यांकन करना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से होना, समस्या केंद्रित होना, सतत प्रक्रिया होना चाहिए, सतत चलते रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 10 साल की कपूला गणित की एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसकी समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जो है दोस्तों क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसको डी हो जाएगा आंसर। कोशिश करते रहने पर इन्हें उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर क्या करें, अवलंबन प्रदान करें, मतलब हल्का सहायता कर दें। शिक्षक को रचनात्मक और सुलभ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि कपूला कठिन सवालों को जूझने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास और रुचि के साथ हल कर सके। शिक्षिका उसके कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करे और उसे जरूरत पड़ने पर अवलंबन प्रदान करे, या उसके न केवल गणित बल्कि जीवन की समस्या को हल करने में भी मदद करे। प्रमुख चरण होता है दोस्तों, समस्या को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर दे, वास्तविक जीवन के उदाहरण देना चाहिए, विचारशील प्रश्न पूछना चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, उसकी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे को मानता है, लेव वाइटोस्की को मानता है दोस्तों, क्या मानता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा, मानता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, आत्म केंद्रित वाक असंज्ञानात्मक परिपक्व हो सके, निजी वाक स्वयं विनियमित हो सके, ताकि जीन पियाजे वाइटोस्की अलग अलग हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक परिपक्वताओं को संकेत और लेव वाइटोस्की निजी वाक स्व विनिर्मित को प्रभावित मानते हैं। जीन पियाजे ने आत्म केंद्रित वाक बच्चों की शुरुआती विकास के दौरान बोले गए ऐसे संवाद के रूप में परिभाषित किया है जो मुख्य रूप से खुद के लिए होता है, ना दूसरे के साथ विचार साझा करने के लिए। मुख्य विशेषता है दोस्तों, बच्चा खुद से बात करता है लेकिन यह संवाद दूसरों के लिए नहीं होता है। यह वाक बच्चों के सोचने और अपनी गतिविधि को व्यवस्थित करने का तरीका, उदाहरण के लिए बच्चा खेलते समय अपने कार्यों को वर्णन करता है, अब मैं इन बालकों को यहाँ रखूँगा तो यह बड़ा होगा, या ब्लॉक को हम रखूँगा तो बड़ा हो जाएगा, मतलब अपने अंदर ही बात करता है। लेव वाइटोस्की के निजी वाक में बच्चों का आत्मनिर्देश और आत्म नियमिति स्व विनियमिति महत्वपूर्ण उपकरण मानता है। मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, यह बच्चों के सोचने और समस्या को हल करने में प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्चे इसमें अपनी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं, निजी वाक के समय मुख्य आंतरिक वाक में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए पहले बच्चा हल करते हुए खुद से कहता है, पहले मैं कोने में टुकड़े ढूंढूंगा, फिर वर्ग मिलाया। 20 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के स्वाभाविक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो है ऑप्शन नंबर सही है, ये शामिल नहीं है। शिक्षार्थियों का नामीकरण और वर्गीकरण का विन्यास रूप से लागू है, ये शामिल नहीं है। बाकी सब के सब क्या है, शामिल है दोस्तों, ये भी शामिल है, ये तीनों पढ़ लेते हैं।
सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीका देना। शिक्षार्थियों को जो जानते हैं उसे प्रदर्शन करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना। और तीसरा है सभी शिक्षार्थियों को हित के कार्यों करना और तथा अनुसार चुनौती को पेशकश करना। अधिगम के स्वाभाविक अभिकल्प हैं एक ऐसा ढांचा है जो शिक्षा को सभी छात्रों के लिए सुलभ, लचीला और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इसमें मुख्य रूप से 3 सिद्धांत शामिल होते हैं। प्रतिनिधित्व का बहुसाधन यह सुनिश्चित करना है कि सूचना और ज्ञान सामग्री के विभिन्न तरीका से प्रस्तुत करना ताकि सभी छात्र समझ सके, इसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से। अभिव्यक्ति और कार्रवाई का बहुसाधन छात्रों को अपनी समझ और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प देना। उदाहरण में लिखित उत्तर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया है। संकलन और सभी शिक्षार्थियों को हित में कार्य करना और तथा अनुसार चुनौतियों को पेशकश करना। विद्यार्थियों को नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूप से लागू करना यूडीएल में शामिल नहीं है। छात्रों को उनके रुचि और प्रेरणा के अनुसार सीखने में संकलन करना। उदाहरण में है गेम, समूह में चर्चा, व्यवहारिक गतिविधि। 21 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है यह बच्चों को दुविधात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कोहलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने नैतिक विकास का एक अभिव्यवस्था अध्ययन किया है। इसमें 3 स्तर 6 चरण में वर्गीकृत किया। 3 गो स्तर 6 चरण में। उन्होंने बच्चों को किशोर और वयस्क के समूह में नैतिक दुविधा देकर नैतिक विकास का सिद्धांत तैयार किया। कोहलबर्ग के दुविधा के हेंज नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। वह चोरी की दवा के लिए बीच में बयान करने की अपनी पत्नी को मारने के लिए एक दुविधा में डाला। 22 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को खेलने या प्रयास करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलती है। दूसरा है बच्चा एक स्वाभाविक निर्माण है। तो ऑप्शन ए, बी में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बात दोनों गलत है। प्रत्येक बच्चों को खेलने और प्रयास करने में अपनी दुनिया की खोज करने में अवसर मिलता है, नहीं बा दोस्तों, प्रत्येक बच्चों को नहीं मिलता है। बच्चा का स्वाभाविक निर्माण है, ये भी बात गलत है। बचपन एक स्वाभाविक निर्माण नहीं है। अलग अलग समाज, संस्कृति, बचपन और वयस्कों में अलग अलग तरीका से देखा जाता है, इसीलिए बचपन एक स्वाभाविक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं। यही कारण है कि प्रत्येक बच्चा को खेलने या प्रयोग अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर नहीं मिलता है दोस्तों, दोनों नहीं मिलता। 23 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलाने में किन किन कारकों का योगदान था? ये विवेचनात्मक प्रश्न है दोस्तों। विवेचनात्मक सोच के तहत एक मानसिक क्षमता जिसमें एक वास्तविक दुनिया में से परे जाकर विचारों, विचारधाराओं और अवधारणाओं के बारे में सोचते हैं। यह एक प्रकार के उच्च स्तरीय सोच है जिसमें भौतिक रूप से अमूर्त विचार, सिद्धांत और सामान्य अवधारणाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता होती है। विवेचनात्मक सोच का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ सीधे तौर पर दिखाई देने वाले अनुभव को जानने वाली चीज़ों के नहीं बल्कि प्रतीकात्मक सामान्य अवधारणाओं को समझने में सक्षम। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के फैलाने में कारकों का योगदान था, ऐसा प्रश्न विवेचनात्मक प्रश्न का शोध देता है। 24 नंबर क्वेश्चन उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधित हैं उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में हो जाएगा। बरेली एक स्पर्श प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधित और उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को बरेली का उपयोग करना चाहिए। स्पर्श प्रणाली बरेली प्रणाली एक विशेष करके लेखक प्रणाली है जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रणाली अंक, अक्षर और प्रतीकों के पंक्तियों के रूप में उभरे हुए डॉट्स या बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। बरेली का प्रयोग शारीरिक रूप से महसूस किए जाने वाले उभरे हुए डॉट्स के माध्यम
से किया जाता है ताकि दृष्टिहीन व्यक्ति उन डॉट्स को छूकर पढ़ सके। ब्रेली प्रणाली के इतिहास। ब्रेली प्रणाली के इतिहास लुइस ब्रेली ने 1824 में किया। लुइस ब्रेली खुद दृष्टिहीन थे और उन्होंने यह प्रणाली अपने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाई थी। 15 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और इसके बाद में उन्होंने महसूस किया कि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए खास प्रकार की लेखन प्रणाली आवश्यक है। लुइस ब्रेली ने 6 बिंदी के संयोजन की एक प्रणाली विकसित की जिससे दृष्टिहीन लोगों पढ़ने और लिखने में क्या हो सक्षम हो सके। 25 नंबर क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। छात्रों उनके समस्या समाधान के खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप संज्ञानात्मक शिक्षण, परियोजना और आधारित शिक्षण के प्रश्न पूछने और जैसे रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को उनके अपने समस्या खोजने के लिए खुद सिरे वाले प्रश्न का जिसमें आलोचनात्मक रूप से सोच कौशल विकसित होता है और कल्पना का प्रयास करने में रचनात्मक सोच का प्रोत्साहित होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्यार्थी में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकलन का में से एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक एक रेखांकित करते हुए उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूब्रिक विद्यार्थियों सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड या आकलन उपकरण है जो कि किसी विशिष्ट कार्यों या समूहोन्नयन का आकलन के लिए अपेक्षाओं और मानदंड को रेखांकित है। सीखने के लिए आकलन अंतर्गत यह बताता है कि परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक एक रेखांकित करते हुए उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये बात गलत है दोस्तों। लड़कियों आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील भावनात्मक रूप से कमजोर होती है जिसके कारण से उनकी सामाजिक अपेक्षा अनुरूप से संभावना अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों दोनों क्या गलत हैं दोस्तों, दोनों गलत है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। लिंग भूमिक जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होते हैं। इसीलिए अभिकथन में लड़कों की तुलना में लड़कियों के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यह बात गलत है दोस्तों, क्योंकि लिंग जो होता है जैविक और भूमिका होती है जो समाज और संस्कृति निर्मित करते हैं। कारण में क्योंकि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़की की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होते हैं। लड़कियों और लड़कों के भावनात्मक रूप से अलग अलग व्यक्त करता है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर उन्हें गणित की समस्या का जवाब देने के लिए हल करने के लिए कहती है क्योंकि वह डर जाती है कि शिक्षक उसे डांटेंगे और वह शर्मिंदा होगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी प्रतिकूल क्या हुआ? दोनों गलत हो जाए, दोनों क्या हो जाए? दोनों सही हैं और ये वाक्य व्याख्या भी करता, बात सही है दोस्तों। जब टीचर उसे क्या करेंगे बोर्ड पर, जब असुरक्षित चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा सीखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। असुरक्षा और चिंता के वजह से छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है जिससे अधिगम प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 12 साल की अमना हर बार डर जाती है जब उसे शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर गणित समस्या जवाब देने के लिए हल करने के लिए कहती है क्योंकि वह डर जाती है शिक्षक उसे डांटेंगे, शर्मिंदा होगी। इसीलिए दोनों क्या हैं? ये और दोनों सही हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नए संकल्पना में जोड़ने को अवसर प्रदान करने में अपनी कक्षा में सार्थक सीखने की विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय को जोड़ना। अब देखिए संज्ञानात्मक संघटक पूर्व ज्ञान में नए संकल्पनों से जोड़ने का अवसर प्रदान करने में सार्थक सीखने और विवादात्मक सोच को सक्षम बनाना संज्ञानात्मक संगठन कहलाता है। इसमें विद्यार्थी उनके पहले से ज्ञात जानकारी को नई जानकारी के साथ जोड़ने का अवसर मिलता है, जिससे वह अपनी सोच को गहरा और विवेचनात्मक बना देता है। वह प्रक्रिया उनके ज्ञान को विस्तार देती है और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाती है। शिक्षक के शिक्षण रणनीति के तहत सबसे प्रभावी होगा वह छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं का अनुभव और साझा करने के लिए फिर उन्हें विषय में जोड़ना होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी शिक्षक की क्या भूमिका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीति को संशोधित करता है। समावेशी कक्षा में वह कक्षा होती जहां सभी विद्यार्थियों को चाहे वे किसी भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति में हो, समान अवसर दिए जाते हैं। इस कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी समान शिक्षा का हिस्सा होते हैं। उन्हें व्यक्तिगत विकास के लिए सहायक संसाधन, सेवाओं, समर्थन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सीखने के समान अवसर प्राप्त करे, उनका समग्र विकास हो। इसमें शिक्षक बच्चे के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या में शैक्षिक रणनीति को संशोधित करता है। अब देखिए मैथ और साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। 30 को सीडीपी हो गया। अब मैथ साइंस का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप से लिखी गई? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 8.85 × 10⁻12। मानक रूप से महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है जो हमें संख्या और समीकरण के स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करते हैं। अब विकल्प नंबर सी होगा 8.5 × 10⁻12 मानक संख्या में लिखा गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, a = 2x + 9, b = 2x + 1, c = 2x - 1, d = इतना, e = इतना। तो 2x + 1 मान ज्ञात करें। तो सभी के पंचभुजा है दोस्तों। पंचभुजा के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 540। सबके सब क्या कर लेंगे? जो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 54। तो हो जाता है पंचभुजा रहे छठभुजा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा इतना 540। सबके की कर देंगे ए बी सी डी ई, सबके जोड़ला देंगे तो जोड़ला पर आ जाएगा कितना? इसका जोड़ेंगे तो 10x + 10 आएगा। इसको काट देंगे तो x = कितना? 53। तो 53 का मान रख देंगे तो 116। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सबसे उपयुक्त है। प्रारंभिक स्तर पर गणित की किताबों में अवधारणाओं को सबसे पहले ठोस उदाहरण समझाना चाहिए, फिर धीरे धीरे उन्हें अमूर्त रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए संख्या को गिनती की छड़ी, ब्लॉक या वास्तविक वस्तुओं को जोड़कर समझाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे यह ठोस उदाहरण से अमूर्त संख्या पर प्रतीक का बढ़ा जा सकता है। इसमें छात्रों को अवधारणाओं को आसानी से समझने और उनका उपयोग करने में मदद मिलती है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 8,000 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में सदर ब्याज जो 9500 हो जाते हैं, उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने समय में कितना मिश्र धन होगा? आदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। एक्सप्लेनेशन है देखो, मूलधन हो जाएगा 8,000, दर हो जाएगा 7.5, तो समय इतना, तो मिश्र धन तो इतना हो जाएगा दोस्तों। तो मूलधन लिखाएंगे, इसमें घटाएंगे तो 1500 हो जाएगा। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल करेंगे तो आ जाएगा समय दोस्तों 2.5 वर्ष। अब कर रहा है वार्षिक, तो 20% के हम वार्षिक करेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा 1/5, मतलब 5 से 6 हो जाएगा। 2 बार गुना करेंगे, 2 बार 5/6, जिससे देखिए करेंगे 5/6, 5/6। अब वार्षिक है तो इसका आधा करेंगे तो 1/10 होगा, 10 से 11। तो इससे करेंगे टोटल गुना, तो इसी करेला पर आ जाएगा कितना आ गया? 12,672। ऑप्शन नंबर हो जो है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद से बने दो संगत कोण। प्रतिच्छेद कहेगा तो समझ जाइए कि दोनों के बराबर होगा। तो बराबर का 3x + 30 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर है
हाँ, तो 2 समांतर मेरे के प्रतिशत संगत के आपस में समान होता है। तो ई हो जाएगा इधर, तो 2x इधर चल जाएगा तो 39, तो 20 आ जाएगा, x का मान करेंगे तो 110। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता और रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उप संख्यात्मक रिकॉर्ड में दोस्तों, उप संख्यात्मक रिकॉर्ड छात्रों में व्यवहार विकास और अधिगम की गुणवत्ता आकलन गुणात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। यह शिक्षकों के छात्रों की समस्या समाधान क्षमता, मापन कौशल, प्रयोगात्मक क्षमता जैसे कि महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तृत निवारण रखने में सहायता करता है। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी समलंब ABCD समांतर भुजाएं जो AB और CD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितना? 12 सेंटीमीटर। ए जो है AB CD से बड़ा है, CD से बड़ा है और CD जो है 24 सेंटीमीटर। AD और BC बराबर है 23। इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका तो फार्मूला हम बता दें, तो इस समलंब चतुर्भुज तो हम पाएंगे ABC समलंब चतुर्भुज है दोस्तों, तो ए हो बी हो जाएगा, ई बी सी हो जाएगा सी। तो ई जो ई दो है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हो जाएगा कितना? 12 13 हम करेंगे तो 12 13 में ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, ये 5, तो 5 आ गया। तो ये दोनों को 5 5 प्लस 5 इधर 5 आएगा 10। अब 5 पर 10 मतलब 24 में से 10 घटा देंगे, 24 में 10 14 हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 AB मतलब 24 गुना 14 करेंगे, 24 प्लस 14 गुना 2 तो 288 हो जाएगा। निम्न आंकड़ों में खिलाड़ी द्वारा किए गए 11 मैचों में विकेटों की संख्या तो माध्य मालक में अंतर ज्ञात करें। तो हो जाएगा दोस्तों 8/11, ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा देखिए, संख्या कितना है? पदों का संख्या, पदों के योग, टोटल हो जाएगा 19/11, बहुलक है 1, घटा देंगे तो 8/12। क्या अंतर पूछ रहा है? 1 9 संख्या में इतना है तो 88 से भाग देने पर कितना हो जाएगा? तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 8 से भागा देने पर तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और x करेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना? 7 आ जाएगा। बस गुना उना कैला पर हो जाएगा, गुना उना कैला पर कितना आ जाएगा? 26। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत से व्यवसाय जैसे कि लेखन शास्त्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। यह गणित की मूल व्याख्या करता है व्यावसायिक से, विषयात्मक से, संस्कृति से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, उपयोगितावादी से। उपयोगितावादी दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु का उपयोगिता फायदा के आधार पर तय होता है। गणित का उपयोग लेखन शास्त्र, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई आदि विभिन्न व्यवसाय क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यह गणित का व्यवहारिक उपयोगिता होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है। AB के एक ही और 2 किरण OC और OD इस प्रकार खींचा गया है। जो OC पर लंब है OD, तो AOC x है तो BOD 3x है, तो BOD का मान याद करें। तब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, त्रिभुज पार्ट दिए हैं, रेखा A और B, इसमें OC और OD डाल दिए, तो 3x है, 90 है, x है, इसको कुछ नहीं करना है, सबके जोड़ देना है दोस्तों, सबके कल क्या करना है? जोड़ देना। x प्लस 3x प्लस तो हो जाएगा 4x, आई हो जाएगा 90, घट जाएगा तो x प्लस 45/2 मतलब 22, इतना हो जाएगा। 3x का मान पूछ रहा है, तो 3 गुना 45/2 आ जाएगा 67/1/2। 42 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक का जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम लाभदायक क्या है? सबसे कम लाभदायक पूर्णांक वाला जोड़ पढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी हाँ, लिफ्ट का उपयोग सबसे कम हो जाएगा, बाकी सबका ज़्यादा उपयोग हुआ। चार्ट पेपर का उपयोग एक समान उपकरण है और विशेष रूप से पूर्णांक पढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए, इसीलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांक का जोड़ पढ़ाने के लिए सबसे कम लाभदायक है। सीढ़ी का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक चरणों के दर्शाने के लिए किया जाता है। लिफ्ट का ऊपर नीचे प्रतिनिधित्व कर सकती है, जो कि सकारात्मक नकारात्मक संख्याओं समझने के लिए उपयोगी हो सकता है। संख्या रेखा का उपयोग
पूर्णांक का योग दर्शाने के लिए हमेशा स्पष्ट और सीधा तरीका है जो सकारात्मक नकारात्मक दोनों संख्या को दर्शाता है। अब देखिए ई मैथ है दोस्तों, ई मैथ में कितना ऑप्शन होगा देखिए, हम करते हैं सोल्यूशन। एक्स माइनस 4/7 है, -1 है और 5 - x बटा 3 + x है। तो x बराबर हम समझ जाएंगे के है दोस्तों, क्या है के, तो के कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर के, जहाँ जहाँ x है वहाँ के कर लीजिए। तो यहाँ पर कर लिए 7, इतना कुछ नहीं तो x 7 कर लेंगे तो x - 4 - 7 बराबर 7 हो जाएगा। आई इसे तो तिरछा तिरछे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो तिरछा तिरछे गुना करला पर इधर गुना हो जाएगा, क्या कि x - 4 इधर गुना हो जाएगा। तो गुना उना कैला पर हो जाएगा -11 के बराबर 68। तब के बराबर हो जाएगा 68/11। अब के का मान रख देंगे दोस्तों, के का मान रखेंगे तो 68/11। तो सम कैला पर सोल्यूशन हो गया 5/8। मिनी को श्याम पाठ पर कुछ संख्या लिखकर उन्हें को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया इस प्रकार। 2 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 12। तो फिर प्रत्येक संख्या को 1/2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इन परिस्थितियों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आरोही क्रम में बदल का अवरोही क्रम में हो जाएगा। अवरोही क्रम में बदल का फिर क्या हो जाएगा आरोही क्रम में। कई आरोही क्रम में संख्या छोटी से बड़ी हो तक व्यवस्थित की जाती है, जबकि आरोही क्रम में बड़ी से छोटी। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या गणित में आके जाने वाली विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं का निरूपित हो सकता है। तो ऑप्शन है ए सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, ए और सी। संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने की क्षमता, इस सूत्र को याद ही तक एकदम गलत हो जाएगा। दैनिक जीवन में परिस्थिति को संबंधित समस्या को हल करने में दैनिक जीवन कार्य जखनी समझ सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए और सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करने के लिए क्षमता है। गणित अमूर्त अवधारणाओं को प्रतीक पर आधारित विद्यालय को ठोस वस्तुओं में से सोचने सक्षम होने की आवश्यकता विभिन्न गणितीय अवधारणाओं में से के बीच में अंतर्निहित संबंधों को समझने हैं। दैनिक जीवन की परिस्थितियों में संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय अवधारणाओं को अनुप्रयोग करने के लिए होता है। क्षमता जो है केवल पाठ्यपुस्तक समस्याओं को हल करने के लिए के बारे में नहीं, यह एक ऐसा उपकरण है जिनका उपयोग वास्तविक दुनिया समस्या को समझने के लिए हल करने में किया जाता है। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में भिन्न स्थिति या गणितीय अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। ए और सी दोनों सही। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 46। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, इनमें अंकित मूल्य 24% की छूट देकर 608 में बेच दिया गया है। यदि इस वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 750। वस्तु का फार्मूला होता है बता MP, मतलब 750 में खरीदा, 800 में MRP है, कितना है MRP। तो MP 76 बटा हो जाएगा 100, ये सही कट जाएगा, अगर आ जाएगा 8 बार में कट जाएगा तो 800 आ जाएगा MP। तो CP और MP में अंतर कितना है 50 के बटा 50 750 बट इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा इतना आंसर। इस हम कैलकुलेशन कैला पर आ जाएगा आंसर दोस्तों। इससे से भागा देंगे, फिर इससे से 27 बार में भाग कट जाएगा। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 5728। संख्या 12 से लेकर 71 तक कार्ड में लिखा गया है, एक डिब्बा में दी जाती है। एक कार्ड पर एक संख्या, फिर इस डिब्बा में बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता होगा। निकालने के लिए कार्ड पर एक जैसी है तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं करा। तो टोटल कार्ड में हो जाएगा दोस्तों 71 में से 12 घटाएंगे तो बच जाएगा 60, फिर बच जाएगा 59 प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। टोटल संख्या कितना है 60। इसमें कह रहा है अभाज्य नहीं है, तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है 15 गो, कितना है 15 गो। तो अभाज्य नहीं गया तो टोटल अभाज्य नहीं है तो 45 हो जाएगा बटा 60। तो 3 15 15 3 बटा 4 हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षा केंद्रित विधि है? ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि। शिक्षा केंद्रित विधि में शिक्षक कक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है। व्याख्यान विधि में शिक्षक छात्रों को सक्रिय रूप से ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक अवधारणाओं को व्याख्यान करता है, उदाहरण देते हैं और अधिगम की प्रक्रिया को मार्गदर्शन करता है। छात्र मुख्य रूप से सुनते हैं और जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिया द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करें। पहिया की त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और 360 चक्कर में लगाने में तो वृत्त की परिधि निकाल देंगे। वृत्त के 300 चक्कर लगाने में 2 पाई 300 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो इससे इसे काटेंगे 50 बार में, आप काटेंगे इसको तब आ जाएगा 550 मीटर। ध्यान रखिएगा कि एक चैनल पूछेगा नहीं, इसमें देखिए 350 बटा आई सेंटीमीटर से मीटर में पूछ रहा था, 1/100 से भागा देंगे, आ जाएगा मीटर में। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना है, 60 गुणनखंड में से निम्न क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, 2q - r। अब देखिए कैसे किया है, इसको हम देखते हैं। 20pq + 4pq + 45pr² - 60pqr - 6rp। अब इसको सेम चीज़ लिख दिया, फिर इसमें कॉमन लिया है दोस्तों। क्या लिया? कॉमन। हो गया 20 और 30 को एक साथ 4pr - r ले लिया, इसको अलग अलग कर लिया, फिर इसको अलग कर दिया, इसको फिर 10 कॉमन ले लिया, इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसमें 15 कॉमन ले लिया, सब में कॉमन ले लिया। अब बचा इसमें 2q - 3r, बचा इतना, तो एक गुणनखंड हो जाएगा। ये है आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकलन के लिए तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन का अवसर उत्पन्न होता है। आकलन के संदर्भ में कथन अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करती है। सही है। यह मूल्यांकन छात्रों के आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के माध्यम से अपनी अधिगम की प्रक्रिया में सुधार अवसर देती है, जिसमें अधिक प्रभावी ढंग से सीखा जाता है। अगला नंबर 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाव कार्यवाही तार्किक रूप से अनुपालन करता है? क्षेत्रमिति की समस्याओं को हल करने समय अनुमाकी अवधारणा त्रुटि करती है। बात सही, त्रुटि करती है दोस्तों। ऑप्शन 1 में शिक्षक अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए देती है। शिक्षक खुले हुए प्रश्न देकर चर्चा के अवसर प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों ही क्या है? कार्रवाई 1 और कार्रवाई 2 दोनों ही हो जाएगा दोस्तों। यह तार्किक है क्योंकि व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास अवधारणा को दृष्टिकोण से मजबूत करने में मदद करता है। यह छात्र के समझ को गहराई प्रदान करता है। कार्रवाई 1 उचित है भी, खुले हुए प्रश्न छात्रों को विचार को, चर्चा को भाग लेने में प्रेरित करता है, अवधारणा को दृष्टिकोण में विकास करता है। दोनों क्या है? तार्किक है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन, PQR एक समांतर चतुर्भुज है जो PQ 4x + 1 और Q जो है इतना 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 कैले पर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 36 आएगा। कैसे देख लीजिए, ये भी सीढ़ी में चारों त्रिभुज ले लिए, इसमें ये दोनों को आपस में बराबर होता है। तो y का मान आ गया इतना और x का मान आ गया इतना, x का मान आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा 9, करेंगे तो 36। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या -7/10 और -1/4 है? तो इसको देखिए भागा देंगे तो 0.7 आ जाएगा, इसको भागा देंगे 0.25 आएगा, इसको भागा देंगे तो 0.625 आएगा और 0.666 आ जाएगा इतना। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ए। विकल्प कौन हो जाएगा? ए हो दोस्तों, ए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि वह न्यूनतम संख्या जो 2605 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाती है तो 4x + 7 का मान क्या होगा? इसको वर्ग करने पर दोस्तों शेषफल कितना? 4 बचा। शेषफल 4 बचा, 4 घटा देंगे तो 2100 कितना आ जाएगा? 2601 आ जाएगा। आई किसका वर्ग है?
2601 बढ़ गया दोस्तों किसका, 4 जो बचा नहीं यह 4 हो जाएगा, 4 जगह 16, 16 और 27। इसका कैलकुलेशन करना पर दोस्तों आंसर तो नहीं आया। देखिए कैलकुलेशन करना पर ABCD मान लिख देंगे, सब कुछ करना पर -4x² + 5x + 29 बराबर, इसको कर देंगे तो आ जाएगा 30। नीतू हमेशा परिवर्तनीय ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान कराने में उलझन में रहती है। उसकी गणित में शिक्षिका को प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की है। परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरण, आवर्धन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, पलटना, घूमना, फिसलना, बड़ा आकार। परिवर्तन का होता है अर्थ किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार में, आकृति में परिवर्तन ही समान शब्द है। प्रतिबिंब होता है किसी वस्तु के दर्पण में पलटने पर, जैसे पलटना होता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब, पलटना। रोटेशन मतलब किसी वस्तु के निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाना, उसे घुमाने, रोटेशन कहते हैं। स्थानांतरण मतलब किसी वस्तु का अभिविन्यास में बदल देना, बिना स्लाइड करना, इसे फिसलना कहलाता है। अवधारणा किसी वस्तु के आकार में बदलना, जो कि छोटा बड़ा हो तो बड़ा दिखाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं त्रिभुज के मापन में त्रिभुज ABC की रचना दी सकती है, तो ABCD में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ABC में होगा E 4 E 8 है, तो 60 हो जाएगा, तो 90। तो C त्रिभुज। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों के छोटे ठोसों घनों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक भुजा के 4 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा। तो प्रारंभिक घन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ABCD में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल का 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 3 गुना। अब देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा बड़े एक नए घन की संख्या, बड़े घन की संख्या 12 क्यों हो जाएगा, छोटे घन के 7 क्यों। इससे इसे कटेगा तो कितना हो जाएगा, 27। 27 में जो घन 27 ना 6 गुना भुजा 27 आ जाएगा, 6 गुना भुजा, तो इससे इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3:1। 61 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए साइंस स्टार्ट हुआ है। STEM स्टेम संबंधित पाठ्यक्रमों में उपलब्धित लिंग या जेंडर द्वारा प्रस्तावित किया होता है, और अभिकथन है, और लड़के और लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई नई समस्या समाधान रणनीति भिन्न होता है। दोनों होना चाहिए, दोनों क्या है, गलत है, दोनों गलत है। अभी कथन में क्या रही है, कथन गलत है, क्योंकि STEM पाठ्यक्रम में जेंडर का सीधा प्रभाव नहीं होता, इसमें जेंडर का कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है। यह विद्यार्थी की क्षमताओं, उनकी रुचि पर आधारित निर्भर कराता है, न कि लिंग पर। STEM जो होता है ये अपना रुचि और क्षमताओं के अनुसार पर, लिंग पर नहीं होता। तर्क में यह भी कथन गलत है, क्योंकि लड़का और लड़कियों की समस्या समाधान रणनीति में कोई भी निश्चित या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अंतर नहीं होता, क्योंकि विशेष सोचने और तरीका और उसे उनके पृष्ठभूमि पर आधारित होता है, न कि उनके लिंग पर और दोनों जेंडर पर। दोनों गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक कायिक प्रबंधन के लिए तकनीकी जिसमें तने के स्तंभ के भाग में अथवा पादप पौधे के तरुणा शाख के खींचकर अंध्र मृदा में इस प्रकार गाढ़ दावा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पौधा के फिर भी जुड़े हुए रहे हैं। कुछ समय पश्चात गड़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाते हैं तथा यह एक नए पादप विकसित हो जाते हैं। तो समस्या प्रबंधन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABC में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतन और चमेली हो जाएगा। प्रतन क्या हो जाएगा, चमेली। कायिक प्रबंधन एक ऐसी प्रविधि तकनीकी है जिसमें तने या स्तंभ के एक भाग अथवा पादप पौधे की तरुणा की शाखा को खींचकर अंध्र मृदा में इस प्रकार गढ़ या दावा दिया जाता है कि वह शाखा अपने आप जनक पादप के फिर भी जुड़ी हुई रहे हैं। कुछ समय बाद गड़े हुए में जड़ें विकसित हो जाती तथा एक नए पादप या पौधे का विकसित हो जाता है। यह प्रतन प्रविधि या तकनीकी का विवरण है, किसका है, प्रतन का। सामान्यतः इस प्रविधि तकनीकी के माध्यम से उगाए गए पादप में पौधा का उदाहरण चमेली को प्रतन प्रविधि द्वारा ही उगाया जाता है।
चमेली जो है उसके परागण विधि द्वारा ही उगाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बी और डी सही है, बी और डी जो है सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है और दूध से दही बना ये भी रासायनिक है। बाकी ये दोनों क्या है, भौतिकी है। यह दोनों क्या है, भौतिकी है। ये भी भौतिकी परिवर्तन है और बी और फल का पकना ये भी भौतिकी परिवर्तन है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पौधा द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। दूध से दही बनना में एक रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना एक ऐसी प्रक्रिया जिसे किण्वन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज या शर्करा को लैक्टोज एसिड में परिवर्तित कर देता है। अन्य विकल्प है क्रिस्टलीय एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक। फल का पकन या रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल अनुमुख विज्ञान के शिक्षण की समर्थन करेगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABCD में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। विद्यार्थियों को तैरने और डूबने से संबंधित गतिविधियों का संलिप्त रखना। विद्यार्थियों को तैरने और डूबने की गतिविधि में संलिप्त जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण के समर्थन करने के लिए एक मजबूत रणनीति है, क्योंकि यह छात्रों को सक्रिय रूप से अन्वेषण करने में, अपरिकल्पना का परीक्षण करने में और जल में विभिन्न वस्तुओं के हेरफेर करके घनत्व की अवधारणाओं के बारे में अवलोकन करने में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए इसमें शामिल वैज्ञानिक सिद्धांत की गहरी समझ अनुमति है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अपचय नियंत्रित करता है कौन? थायरोक्सिन। और यह ग्रंथि स्रावित होता हमारे आहार नल के इस कामकाज में प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थायरोक्सिन जो है थायराइड और आयोडीन। दोस्तों थायरोक्सिन, थायराइड और आयोडीन। अब देखिए तीनों को इसके बारे में पढ़ते हैं। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अपचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अपचय को नियंत्रित करता है। क्या दोस्तों? नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन का स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन के स्रावित, आयोडीन इसी ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धातुओं की अपेक्षाकृत अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन ABCD में हो जाएगा दोस्तों। सी हो जाएगा। केवल एक सही है। केवल क्या है? एक सही है दोस्तों। केवल एक सही। लोहे से जिंक जो है लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम से कम है। बात सही है दोस्तों, ये सही है। अनुसार एल्युमिनियम और जिंक का लोहा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? एल्युमिनियम है दोस्तों। जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे कम जो है विक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम होता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसा भी क्रियाशील नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों? पोटेशियम है। इसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है। अतः एल्युमिनियम अब इसको है दोस्तों मिलान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों A हो जाएगा। वृत्त जो होता है वृत्तीय पर्ण होता है, तो A का C हो जाएगा दोस्तों। A का C जो उत्प्लकता और प्रदान करता है। B का 1 हो जाएगा दोस्तों। B का 1 मोम आवरण है, सुरक्षित होता है। मोम आवरण सुरक्षित होता है। A का C हो जाएगा। C का 4 हो जाएगा। तो जो तना और वृत्त और सुरंग और छिद्र में होता है, तब तीव्रता और तैरते रहने वाली सहायक होता है। अब फीता क्रीम होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, जल धाराओं के प्रति प्रचेत करता है फीता रिबन। वृत्त जो होता है वृत्तीय पर्ण होता है। वृत्त जो है वृत्तीय पर्ण होता है।
उत्प्लवता प्रदान करता है। उत्प्लवता प्रदान करता है। वृत्त जो होता है वृत्तीयपन होता है, उत्प्लवता प्रदान करता है। मोम आवरण जो अच्छाई से सुरक्षित करता है, अच्छाई से सुरक्षित करता है। तनों में वृत्त और सुरंग में छिद्र होता है, तीव्रता और तने में सहायक करता है दोस्तों। फीता रिबन जैसे पन होता है, जल धाराओं में प्रतिरोध देता है। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधियों, विद्यार्थी में 4 लोहा दंड दिए गए हैं जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं और उन्हें 2 दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पहले अवलोकन होगा, फिर वर्गीकरण, फिर निष्कर्ष लिख लेगा। अब देखिए, अवलोकन मतलब होता है कि छात्र लोहे के दंड को देखकर और चुंबक का उपयोग करके उन्हें गुण का अध्ययन करेगा, अवलोकन हो जाएगा। वर्गीकरण, चुंबक और गैर चुंबक के रूप में विभाजित करेगा, तो वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालेगा। छात्र अपने अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष करेगा दंड चुंबक है या तो क्या है, गैर चुंबक है। तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान को खुले पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, परीक्षा में अधिक अंक लाना ये नहीं है, बाकी सबका सब है दोस्तों। हो जाएगा पुस्तक में अन्वेषण का अवसर प्रदान करना, अधिगमकर्ता का आकलन का भय को कम करना, अधिगमकर्ता अवधारणा को समझ को विकसित करना, मापन करना। खुले पुस्तक में आकलन का उद्देश्य यह नहीं है छात्रों का परीक्षा में अधिक अंक लाना, बल्कि यह छात्र अपनी समझ को प्रदर्शित करता है। खुला पुस्तक आकलन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझ का आकलन करना, ना कि केवल याद करने में। 70 नंबर क्वेश्चन, माध्यम A का घनत्व B के घनत्व से अधिक है। माध्यम A का घनत्व B से अधिक है किंतु माध्यम C का घनत्व से कम है, तो किस माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी दोस्तों। इसमें कह रहा है कि ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति जो होता है माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की गति जो है माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व कम होने पर ध्वनि तेज होता है। घनत्व जब कम रहेगा तो ध्वनि तेज होगा, घनत्व कम तो ध्वनि तेज, घनत्व कम तो ध्वनि तेज, घनत्व कम रहेगा तो ध्वनि तेज। और इसमें पूछ रहा था घनत्व कम जहाँ रहेगा वहाँ ध्वनि तेज, तो सबसे ज़्यादा तेज होगा सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19, 12, 12। क्या है कि द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या होता है बराबर। 72 नंबर क्वेश्चन, अवमुख दर्पणों का मतलब उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पक्ष दर्पण में विभिन्न मिरर के रूप में होता है, एकदम सही है। यह ऊर्ध्वगामी मिल में प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ये सही है, केवल R2 का व्याख्या नहीं करता है। इनका व्यापक दृष्टिबाधित होता है। अभिकथन जो ए है, वाहनों के पक्ष दर्पणों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात क्या है दोस्तों? कथन सत्य है। उत्तल दर्पण हमेशा वर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, यह वस्तु के आधार पर अवधिक और संकुचित रूप से होता है। यह बात गलत भी कहा है। R2 सही है। उत्तल दर्पण के व्यापक दृष्टिबाधित और उनके पक्ष दर्पण में उपयोग किया जाता है। मुख्य कारण है इसके यह ड्राइवर के वाहनों के पीछे बड़ा क्षेत्र दिखने में अनुमति होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प में हो सकता है, अपरापरागण केवल एक लिंग पुष्प में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, यस सही है और 2 गलत है। यस सही है और S2 गलत है। ये जो है स्वपरागण केवल द्विलिंग पौध में होता है, द्विलिंग में होता है स्वपरागण, लेकिन परपरागण एक लिंग में नहीं होता। स्वपरागण परागण में उस फूल के वर्तिग्रह पर गिरती है जो द्विलिंग पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, इसलिए स्वपरागण संभव है। परागण एक फूल से दूसरे फूल में पर जाता है, लेकिन दोनों एक लिंग और द्विलिंग में पुष्प में संभव है। एक लिंग और द्विलिंग में पुष्प में संभव है। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, निम्न जलधारक क्षमता वाली मृद का उत्तम
पतन और उच्च क्षारण होता है। यहाँ निम्न रहेगा दोस्तों, निम्न जल क्षारण रहेगा, तो यहाँ से उच्च, यहाँ उच्च भी होगा। निम्न जल क्षारण क्षमता वाले मिट्टी का उच्च पतन होता है और उच्च स्रवण दर होता है। यह कथन सही है क्योंकि निम्न जल धारण क्षमता वाली मिट्टी जैसे कि बलुई मिट्टी कम जल का समय ठीक ठहरता है। इसमें हवा का प्रवाह अच्छी होती है और साथ ही उच्च स्रवण या जल की क्षमता सोखने लगती है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा संबंध कथन सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं, ये भी सही नहीं है दोस्तों। यौगिक संगठक पदार्थों के गुणों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही नहीं है। भी सही है दोस्तों, केवल बी तत्व यौगिक के बनाने के लिए अभिक्रिया भाग लेते हैं, ये भी सही नहीं है। ये भी क्या गलत है। सी भलू सही है, प्रत्येक तत्व के संयोजक स्थिर होता है, निश्चित होता है, ये भी गलत है। अब यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि यौगिक अपने संगठक पदार्थ के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से बनते हैं, परंतु यह गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। यह कथन गलत भी है क्योंकि यौगिक बनाने के लिए तत्व के साथ से यौगिक भी अभिक्रिया करता है। जैसे NaCl से अभिक्रिया करेंगे तो बन जाए सी। यह कथन सही कि हर यौगिक का रासायनिक गुण स्थिर और निश्चित होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। डी, यह गलत है क्योंकि यौगिक केवल रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि से भी अलग नहीं किया जा सकता। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्हेल और डॉल्फिन के श्वास यंत्र में सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, A, C, D। ये विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है। उनके पास वृत्त नसादार होते हैं, वे प्रिय जल पृष्ठ के श्वास लेने के लिए होते हैं। व्हेल और डॉल्फिन में स्तनधारी जीव हैं, वह सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है या पानी में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है। व्हेल और डॉल्फिन के पास फेफड़े होते हैं, उसके पास गील और क्लोम नहीं होते हैं। फेफड़े होते हैं, गील और क्लोम नहीं होते हैं। व्हेल और डॉल्फिन के बड़े नसेदार पानी के सतह पर सांस लेने में मदद करते हैं। व्हेल और डॉल्फिन जीवित रहने के लिए नियमित रूप से पानी की सतह के आकार सांस लेती रहती है। 77 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कला एकत्रित अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से सबसे उपयुक्त कौन सा है? सी है दोस्तों, परियोजना और पोर्टफोलियो। परियोजना और पोर्टफोलियो विज्ञान में कला एकत्रित अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रभावी उपकरण हैं क्योंकि वे छात्र जो रचनात्मक और संचार और स्वमूल्यांकन और कौशल विकसित करने में सहायता करता है। परियोजना छात्रों को रचनात्मक और समस्या समाधान में मदद करता है, उसे परियोजना कहते हैं। पोर्टफोलियो जो छात्र अधिगम में एक संग्रह है जिसमें कलात्मक कार्य भी शामिल है, 78 नंबर क्वेश्चन, निक्रोम प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों का तापन तत्व के रूप में होता है और निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D में क्या हो जाएगा? ये सही, आर गलत है दोस्तों, ये गलत हो जाएगी, सही है। निक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर के यंत्रों में ताप के रूप में हो जाता है, लेकिन निक्रोम का उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध भी होता है। यह कथन सही है क्योंकि निक्रोम मिश्र धातु हैं। क्या मिश्र धातु उच्च गलनांक और अच्छी विद्युत प्रतिरोध होता है। इनके गुणों के कारण ताप का उत्पन्न करने में बाले में उपकरण होता है। यह कथन गलत क्योंकि निक्रोम एक प्रतिरोधकता उच्च होती है, इसे गर्मी पैदा करने के सहायक होती है, इसकी गलनांक और प्रतिरोध भी उच्च होता है। 79 नंबर, मानव पंचतंत्र में पीतरस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्षारीय बना देता है, यह वसा को पाचन में सहायक करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ए और दोनों सही है। दोनों क्या है? सही है।
पीत रस भोजन को क्षारीय बना देता है, या अम्लीयता आमाशय में पचे हुए भोजन को आंत में पहुंचने पर क्षारीय बना देता है ताकि यह पाचन क्रिया में ठीक हो सके। पीत रस को वसा में छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं जिससे पाचन एंजाइम के वसा में आसानी से पच सके। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ 1 ये वीडियो है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्रव अवस्था में जलने पर वाष्प में बनता है और द्रव ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल और जलने पर पहले वाष्प में परिवर्तित हो जाता है फिर ज्वाला देते हैं। ये ठोस अवस्था में जलने वाले वाष्प नहीं बनता है। ऐसे ठोस से पता लकड़ी और कागज जलने पर सीधा ज्वाला उत्पन्न करते हैं। सी पदार्थ में कहा ठोस अवस्था में जलने पर वाष्प बनते हैं, हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि सभी ठोस पदार्थ जलने पर वाष्प बनते हैं, ज्वाला देते हैं भी। कुछ धीरे धीरे जल सकते हैं, जिससे केवल गर्म हो सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी। बी और सी हो जाएगा, बी और सी। अगला नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी अपृष्ठांश भित्ति होती है। शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह की दाब कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ए सही आर गलत है। ये सही है और आर क्या गलत है। शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी अपृष्ठांश धमनी होती है, बात सही है। शिराओं की तुलना में धमनियों के रक्त प्रवाह के दाब कम होती नहीं, ज़्यादा होती है दोस्तों। यह कथन सही है। धमनियों की दीवार शिरा मोटी होती है, लचीली होती है, उच्च रक्तचाप झेलने में मदद करती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि शिरा में रक्त दाब कम होता है जिसके कारण से हृदय की रक्त की ओर वापस लाने के लिए पेशीय संकुचन बालों में सहायता आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही आर गलत। द्रव में डूबे ये निजजित बिंब पर उत्प्लवन बल का कार्य करता है, तो वैरासिक हो जाएगा बी दोस्तों, ऊर्ध्वमुखी दिशा में। उत्प्लवन बल का कारण यह जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो उसके नीचे वाले हिस्सा द्रव का दबाव उसके ऊपर वाले हिस्से पर लगने वाले दबाव से अधिक होता है। इसी दबाव का अंतर के कारण उत्प्लवन बल के ऊपर की ओर अर्थात ऊर्ध्वमुखी दिशा में लगता है। उत्प्लवन बल जब कोई वस्तु द्रव में डूबती है तो उस पर द्रव द्वारा एक ऊपर की ओर लगने वाला बल कार्य करता है, उसे उत्प्लवन बल कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा प्रश्न अपसारी है? तो अब ABCD में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अपसारी प्रश्न है। क्या होता अगर पृथ्वी का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो ये जो है अपसारी प्रश्न, बाकी सब के सब क्या है? अभिसारी हैं। जिन प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है या जिनमें किसी भी विषय पर व्यापक रूप से सोचने की क्षमता का पता होता है उसे अपसारी प्रश्न कहते हैं। यह प्रश्न बच्चों के स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रेरित करता है। इन प्रश्नों के बच्चों में विश्लेषण, संश्लेषण और ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन के अलग अलग नतीजों बताने के लिए कहा जाता है। इसे अपसारी प्रश्न कहते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घटती है और आगे माध्यम सी पर प्रवेश करती है तो उसकी चाल बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ए और सी अवर्तनांक है 20 से कम है। किसी माध्यम में प्रकाश की गति माध्यम के आवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब इसका उल्टा होता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी माध्यम आवर्तनांक अधिक है तो उसका मतलब आवर्तनांक अधिक है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? कम होगा। तुलनात्मक वाले हैं मतलब आवर्तनांक ज़्यादा तो माध्यम कम। इसे ए में आवर्तनांक माध्यम बी से कम है, इसीलिए क्योंकि प्रकाश की चाल कम होगा और ए बी में माध्यम प्रवेश करेगी। अगला नंबर क्वेश्चन होगा 85 में, मानव शरीर का समान तापमान 37°C है। उच्च ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर के निम्न तापमान वाले शरीर के प्रवाहित होता है। तो हो जाएगा आंसर में हो जाएगा सी दोस्तों, S1 और S2 दोनों अनुमान करता है। S1 S2 क्या दोनों अनुमान करता है। तो सही बात है। मानव शरीर का तापमान कितना 37°C। ये अवलोकन है, आपको देखे नहीं, आँख से नहीं देखे हैं, इसका क्या किया? अनुमान लगाए सब शरीर का ताप। उच्च ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर में निम्न तापमान वाले शरीर में प्रवाहित होता है, हो सकता है ये भी अनुमान है। S1 S2 मानव शरीर का समान तापमान 37° हो, यह अनुमान माना जाता है क्योंकि यह मानव शरीर के तापमान के कई अवलोकन से निकला गया निष्कर्ष है, न कि स्वयं एक प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन।
प्रत्यक्ष रूप से नहीं है दोस्तों, इसलिए वो कोलन है। ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होता है, उसे ऊष्मा प्रवैगिकी के दूसरे नियम पर आधारित है। सुनीता प्रख नली में 0.5 सोडियम कार्बोनेट लेती है, फिर भी उसे 0.5 मिलीमीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है, तो वह उपयुक्त में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा, सी हो जाएगा। NaCO3 + 2Cl फिर हो जाएगा 2NaCl + H2O + CO2, फिर बी में ऐसी हो जाएगा। इसको अभिक्रिया करेंगे तो बी। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? वैज्ञानिक विचार संस्कृति संदर्भ के प्रभावित नहीं करता है, और बी कह रहे कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ये गलत, बी सही है दोस्तों। ये जो है गलत है, क्या है? ये गलत है दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिक विचार में संस्कृति संदर्भ में प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, कारण नहीं करता, ये गलत है। कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है, कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं, बहुत सारी विधि है दोस्तों, तो ये सही है। क्योंकि विज्ञान पूर्ण रूप से सांस्कृतिक संदर्भ पर स्वतंत्र नहीं है, यह विचार उनके विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक पर है। यह कथन सही है, क्योंकि विज्ञान में कई विधि होती है, वैज्ञानिक संदर्भ में निश्चित रूप से सीमित नहीं है। जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है तो उसका तापमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। पिघलने की प्रक्रिया में बर्फ का तरल पानी में बदलने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, जो बर्फ पिघलने में प्रयोग होता है। इसी दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर समान ताप अब पूरी तरह से पिघलने पर भी नहीं होता। 89 नंबर क्वेश्चन, सभी आयु वर्ग वाले बच्चों में विभिन्न धारणाएं होती है, जो कि विज्ञान अवधारणाओं के विभिन्न हो सकते हैं। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये धारणा स्थिर होते हैं, ये धारणा स्थिर या परिघटनाओं पर कारण बनती है, यह विकास और रूप से पालन करता है, यह सरलता से परिवर्तित किया जाता है, या प्रभावी डोमेन विशिष्ट है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी, सी, अभी डी नहीं। यह कथन सही बच्चों की धारणाओं के बारे में बनाने के बाद परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होता है। वे दुनिया के समझने के लिए एक नई ढांचा बनाती है और आसानी से नहीं बदलती है। यह भी कथन सही है, बच्चों की धारणाओं मुख्य रूप से उनके अनुभव और दुनिया के बारे में अवलोकन पर आधारित है। सी नंबर है, यह कथन भी है सही है। संज्ञानात्मक आमतौर पर पूर्वानुमान पैटर्न पर पालन करते हैं। ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि बच्चे की धारणाएं अपेक्षाकृत स्थिर और परिवर्तनीय प्रसिद्ध होता है और सरलता से प्रवर्तित नहीं किया जाता है। एकदम सही, बच्चों की धारणाओं ज्ञान के समान अवसर समान नहीं देते हैं। कुछ डोमेन कुछ अच्छी तरह से समझ विकसित करते हैं, जबकि कन्य नहीं करते। 90 नंबर, विज्ञान नियमों को सिद्धांत के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है? नियम सामान्यीकरण कथन और जबकि सिद्धांत व्याख्या है। नियम बहुत पुराने और सिद्धांत समकालीन है। नियम बदले नहीं जा सकता है, जबकि सिद्धांत बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये सही और S2 S3 गलत है। ये सही है, नियम सामान्यीकरण कथन जबकि सिद्धांत व्याख्या है। ये गलत है, ये भी गलत है। नियम बहुत पुराने और सिद्धांत समकालीन है, नहीं दोस्तों, दोनों होना चाहिए। नियम बदलने नहीं जा सकता है, जबकि सिद्धांत दोनों क्या है? गलत है। S1 सही है, नियम प्रकृति में देखे गए नियम पैटर्न के संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत, जबकि सिद्धांत पैटर्न के पीछे कुछ कारण व्याख्या करता है। यह गलत है, नियम और सिद्धांत दोनों ही पुराने और नए हो सकते हैं। दोनों पुराने हैं या तो दोनों क्या होना चाहिए? नए, के प्रयोग को निर्धारित नहीं हो सकते हैं। कथन गलत है, हालिका नियम आमतौर पर
अपरिवर्तनीय माना जाता है, जबकि लेकिन अपरिवर्तनीय नहीं, यह सच अवलोकन पर संशोधित होता है। अब देखिए लैंग्वेज का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इंग्लिश 30 को और हिंदी भी 30 को, अभी 60 क्वेश्चन अभी बाकी है। अब देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए 91 से 120 तक है, 91 से 120 तक पहले हम कर लेते हैं। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं दोस्तों। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक और लिखित संस्कृति परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी तरफ सांस्कृतिक निर्मित भी है, क्योंकि यह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ी जाती है और कुछ पुरानी चीज़ों को घटती है। यह उनका स्वरूप बदलती है, चूँकि वह कुछ भी संस्कृति किसी भी देश काल में सापेक्ष होती है। इसीलिए सबसे पहले ये नई युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने के लिए काम आती है। वह समाज के प्रचलित और परंपराओं रीति रिवाज को जारी रखने के लिए सबसे पहले औचित्य के बारे में सोचने और प्रेरण भी हो देती है। संस्कृति कर्म के रूप में शिक्षा और देखने के यह बताता है कि स्वतः स्पष्ट हो जाती है। संस्कृत ना तो एकीक है, ना ही उसे बाहरी प्रभाव को रोका जा सकता है, और ना ही उसका प्रभाव दूसरे समाज में पड़ने में बजा जा सकता है। सांस्कृतिक अपने स्वभाव और आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि संस्कृति पर तरह तरह पर प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझा जाए? तो ऑप्शन नंबर डी है, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तो यह चीज़ लिखा है कि शिक्षा सृजनात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक कार्य या वह तरफ मौखिक और लिखित संस्कृति परंपरा का वाहक होती है, किंतु दूसरी तरफ सांस्कृतिक निर्मित है, क्योंकि वह प्रचलित और संस्कृति में कुछ नया जोड़े और कुछ नई पुरानी चीज़ों का स्वरूप करें। निम्न में से कौन सा शब्द अलग होगा? तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों आदान प्रदान। आदान प्रदान एक क्रिया का मतलब होता है जो चीज़ों के एक दूसरे से आदान प्रदान करना होता है। क्रियात्मक शब्द है दोस्तों। अगला नंबर गद्यांश के अनुसार वाक्य में सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर संस्कृत हमेशा प्रगतिशील है। संस्कृत हमेशा क्या है? प्रगतिशील है। किस शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक में ई प्रत्यय जोड़कर सामाजिक बनाया गया दोस्तों। इसका मतलब होता है इत प्रत्यय और इत प्रत्यय। 95 नंबर क्वेश्चन, कोई भी संस्कृति किसी भी देश काल में सापेक्ष होती है, इस वाक्य में आसानी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति समय के और अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। 96 नंबर क्वेश्चन, प्रचलित परंपराओं और औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर शिक्षा देता है दोस्तों। कौन देता है? शिक्षा देता है। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों तथा। जो नहीं, तथा एक संयोजक कंजक्शन है जो दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्यों में जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। शिक्षा संस्कृति में निर्मिता क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, वे मौजूद संस्कृति जो कुछ नवीनता लाती है दोस्तों। शिक्षा किस प्रकार कार्य रूप में देखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के रूप में दोस्तों, संस्कृति के रूप में देखा गया। अगला है दोस्तों कुछ पद्यांश से पढ़ लेते हैं। कलम आज उसकी जय बोले, जला अस्थि बारी बारी, छटकाई जिन्होंने चिंगारी, जो चढ़े गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोले, जो अंक नीत लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए हैं किसी दिन मांग नहीं स्नेह मुँह खोले। कलम आज उनकी जय बोले, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उंगली रही लू लपट दिशाएं, जिनकी सिंघनाद से सहमी धरती सही अभी तक डोले। कलम उनकी जय बोले। पद्यांश में सिंहासन शब्द का शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ललकार है। पद्यांश में सिंहासन शब्द का आसानी ललकार है दोस्तों। सिंहासन वीर को साहस और दृढ़ता का प्रतीक है, जिसका साहस संघर्ष के धरती को हिला दिया गया है। कलम आज उनकी जय बोले, इस पंक्ति में क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, देश के संक्रमित लोगों के लिए दिया गया है। भिन्न शब्द में कौन सा पहचान है? तो ऑप्शन नंबर डी, जल अस्थियां जो भिन्न है दोस्तों। पुण्य वेदी, लघु वेदी, लाल शिखाएं, क्या है? लाल जल अस्थि अन्य शब्दों में से भिन्न है, क्योंकि बलिदान मृत्यु और संकेत करता है, जबकि अन्य जो है प्रत्यात्मक वीरता
प्रकाश और ऊर्जा को प्रतिनिधि करता है। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिमुक्त हुए है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी दोस्तों, देश प्रेमी जो है अभिमुक्त हुए हैं। इनमें वीरता देशभक्ति में नमन कर गया है, जिन देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा है उनके लिए त्याग साहस बलिदान गुणवत्ता के लिए सम्मान देने हैं। छिटकाही जानने चिंगारी, इस पंक्ति में क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएं। छिटकाही और जिन्हें चिंगारी, चिंगारी का कोई प्रयोग स्वतंत्रता सेनानी के लिए रूप में किया गया है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए क्रांति का प्रचलित किया है। निस्वार्थ भाव में अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। इस पंक्ति में क्या है? जो चढ़े गए पुण्य वेदी के लिए बिना गर्दन का मोल। सामग्री का प्रमाणिक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकास या लिखित है दोस्तों, लिखित है। सामग्री का प्रमाण में क्या है? जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित है। आंसर में हो जाएगा यह पठन ग्रंथ है जो देश के वक्त द्वारा लिखे गए हैं, जो देश के समाचार पत्रों में पत्रिकाओं के संदर्भ में विशेष रूप से देशी भक्तों या पत्रिका के संदर्भ में विदेशी रूप में देशी भक्त के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें गैर देश पहुंच गए हैं और कोई विचार नहीं दिया गया है। प्रमाणिक सामग्री में स्थानीय लेखन द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करके अपने चारों ओर भौगोलिक सामाजिक और स्थिति को दर्शाने गया है, जैसे विद्यालय पढ़ाने और बालकों के 20वीं सदी में कार्य किया गया। अगला 107 नंबर क्वेश्चन, अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थियों वह यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत के अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्द और वाक्यों को सुनना शामिल है। श्रवण अधिगम में किस उपअंग का विश्वास करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, अधोशीर्ष मुख्य उपमांग है बॉटम अप दोस्तों, बॉटम अप। बॉटम अप का अर्थ क्या था? अधोशीर्ष मुखी उपमान। यह प्रक्रिया जिसमें हिस्से एक दूसरे से हिस्से तक होती है या ध्वनि से शब्द वाक्य और खंडों अन्य व्याकरण तत्वों को जानने वाले पाठ के व्याख्यान करने में केंद्रित होता है। बॉटम अप जो होता है श्रवण युक्तियों और प्रकार के सूचना प्रसन्न होता है, जो एक धारण बनाने के लिए पर्यावरण से आने वाले डेटा पर आधारित है। बॉटम अप प्रक्रिया तभी होता है जब कोई बाहरी वाक्य की सबसे बुनियादी इकाई को अलग अलग अर्थों या व्याकरण संबंधित विशेषताओं को देखकर भाषा का समझने की कोशिश करता है। सुनने के लिए ध्वनि या पढ़ने के लिए शब्द या इनसे आगे ललकर संपूर्ण समझने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत विषय सुनते समय होता है दोस्तों। 108 नंबर, भाषा अधिगम में सर्वगीन दस्ता क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। भाषा अधिगम में सर्वगीन दस्ता का अर्थ होता है भाषा के सभी पहलुओं और कौशल को कुशलता से प्राप्त करें। यह प्रक्रिया भाषा विभिन्न आयामों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, साथ ही साथ भाषा का व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण और संस्कृत के संदर्भ में शामिल है। संवेदी दस्ता के पहलू है दोस्तों, पहले सुनने की दस्ता, बोलने की दस्ता, पढ़ने की दस्ता, लिखने की दस्ता, सामाजिक संस्कृत संदर्भ, भाषा व्यवहार और संरचना और शब्दावली का विकास। 109 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यह एक पाठ सामग्री कुछ कथन है जो पता लगाए गए पाठ सामग्री में कुछ रजिस्टर का प्रतिनिधि है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति के समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला, पुरुष, सभी धर्म, जाति, आदिवासी, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होने चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों में समानता सिद्धांत को मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्त दोस्तों। सामाजिक विज्ञान प्रयुक्त में तकनीकी गुणवत्ता मात्रात्मक विधि का उपयोग होता है। इसमें आंकड़ा एकत्रित करने के लिए संरक्षण, सरलता परीक्षण और केस स्टडी जैसे कि तरीका शामिल हैं और इसमें इस आंकड़ों का विश्लेषण संख्या और सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से किया जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 6 का अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री में शिक्षार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप
गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी चित्र दिखाने के लिए कहती है। तो इनमें शिक्षार्थियों को करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, क्या लगाना? अनुमान लगाना। बर्म अप गतिविधि, बर्म अप गतिविधि छात्रों को किसी नई विषय के बारे में सोचने से पहले से विषय में नए तरीका से विचार अनुप्रेरित करना। इस बर्म अप गतिविधि में छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। बर्म अप गतिविधि में भागीदारी होना चाहिए। गतिविधि में 5 मिनट से पूरी कर लेनी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम अवधारण के सतत और रूप से रिकॉर्ड होता जाए। तो ऑप्शन नंबर पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो जो है बच्चों को सीखने की गतिशील की सीखने वाला एक समग्र दस्तावेज है जिसमें उनकी विभिन्न गतिविधि, प्रदर्शन, परियोजना और संप्रेषण कौशल अभिव्यक्ति प्रेरित शामिल है। देश बच्चों की विविध क्षमताओं और रुचियों को समझना, उनकी क्षमता और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा शास्त्र सहयोग और प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत प्रगति और विकास में दस्तावेज को अस्थायी रूप से रिकॉर्ड बनाना। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रेसिपिटिव कौशल का मुख्य है? तो ग्रहणशील जो होता है ऑप्शन नंबर ए श्रवण और पठन। दोस्तों ग्रहणशील जो है, ग्रहणशील कौशल सुनना और पढ़ना है, क्योंकि इनके लिए शिक्षार्थियों का भाषा का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे ग्रहण करते हुए और समझते हुए इन कौशल को कभी कभी निष्क्रिय कौशल रूप में जाना जाता है। और बोलने और लिखने में उत्पाद में सक्रिय कौशल के साथ में तुलना किया जाता है। ग्रहणात्मक कौशल में शब्दों में अर्थ का समझने की क्षमता शामिल होता है। बच्चों में कौशल परिचित पहचानने में शुरू होता है। 113 नंबर, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे अपने उसी स्थान में भाषा सीखते हैं। इसी प्रेरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक प्रेरण कहते हैं। यांत्रिक प्रेरण का अर्थ है ऐसा प्रक्रिया जहां बच्चा बाहरी प्रेरणा जैसे पुरस्कार, अंक नियंत्रित गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से नियंत्रित, निर्देशित, मुख्य सख्त ढंग से होती है, जहां बच्चों की बाहरी सक्रियता के आधार पर उच्च व्यवहार और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक प्रेरण की विशेषता बाहरी सक्रियता, नियंत्रण आधारित शिक्षा, कम आत्मसात या स्वाधीनता, विकासात्मक दृष्टिकोण। यांत्रिक प्रेरण दीर्घकालीन प्रभाव नहीं है क्योंकि बच्चे सीखने में स्वाद और अंदरूनी प्रेरणा और बढ़ाती है। विकासात्मक दृष्टिकोण में स्वांतः अनुभव और बच्चों में अंदरूनी प्रेरणा को बढ़ाने देने के लिए जोर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं हो? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो नहीं है। बाकी तमिल, तेलुगु, संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों। जैसे तमिल 2004 में, तेलुगु 2008 में, संस्कृत 2005 में, तमिल मलयालम 2013 में, कन्नड़ 2008 में, 2014 में, उड़ीसा। इतना भाषा है दोस्तों। 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रश्न सही नहीं है? कौन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो नहीं है। बाकी विदेशी भाषा ये सब सही नहीं है। त्रिसूत्र के अंतर्गत भाषा में से एक रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन है, इसे बाकी ई सब सही है। विदेशी भाषा का त्रिसूत्र में अंतर्गत अध्ययन में 3 भाषाओं में शामिल नहीं होना चाहिए। अब देखिए NEP 2020 के अंतर्गत त्रिभाषा के विदेशी सूत्र का आंकड़ा है। NEP 2020 के शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत त्रिभाषा सूत्र शामिल किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को 3 भाषाओं का अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं का अध्ययन होता है। पहला है मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा विदेशी, तीसरा भाषा जो है शिक्षित करने में संकलन। तीसरी भाषा में विदेशी भाषा का रूप में जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच है, जर्मन है। स्थानीय विदेशी भाषा का इस स्तर में 3 भाषाएं जो पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके, प्राथमिक और माध्यमिक और विदेशी भाषाओं का अध्ययन। NEP 2020 में विदेशी भाषा में पढ़ाई छात्रों को बहुभाषित लाभ मिलता है, जिनकी संवाद कौशल और रोजगार भावनाओं में वृद्धि होता है। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, घोषणात्मक भाषा। दोस्तों घोषणात्मक भाषा किसे कहते हैं? किसी अवधारणा के विचारों के बारे में जानकारी को कहते हैं। यह मौखिक और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। घोषणात्मक ज्ञान किसी भी चीज, घटना और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। यह जानकारी स्मृति संग्रहित होता है और इसी स्थिर माने जाता है। घोषणात्मक ज्ञान किसी भी प्रक्रिया को या कौशल के बारे में जानकारी देता है। प्रमुख तथ्य है घोषणात्मक ज्ञान सभी तरह के ज्ञान का आधार होता है।
यह प्रक्रियात्मक ज्ञान को समझने या लागू करने में मदद करता है। घोषणात्मक ज्ञान तत्वों, अवधारणा को सिद्धांतों के बारे में जानकारी देता है। 117 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा 6 के अध्यापक बोलने से संबंधित किसी भी गतिविधियों के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करता है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोली है। इनमें से कौन सा अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर के बारे में कारण बताएं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यह एक अच्छा कार्य नहीं है। इसमें संदर्भ में कि हल्का रेगिस्तान और उसकी स्थिति में कुछ नहीं बताया। कक्षा 6 के छात्र में तरह में कार्य थोड़ा कठिन है हो सकता है। यह रेगिस्तान जलवायु संबंधित उचित जानकारी संदर्भ नहीं दिया जाता। इस तरह के छात्रों में बोलने की शक्ति जानकारी देने पहले स्पष्ट दी जानी चाहिए ताकि वह उत्तर संयोजित और सही उत्तर दे सकें। 198 में से कौन से कथन भाषा में बोले के बारे में सही है? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बोली भाषा बोली में से एक भाषा में से विभिन्न रूप से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक संदर्भ में से विभिन्न है सामूहिक रूप से बोली जाती है। यह बोली एक ही भाषा में अंतर्गत आती है लेकिन उनके उच्चारण, शब्दावली, वाक्य संरचना में विभिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए हिंदी का विभिन्न बोली जैसे कि अवधी, ब्रज, मगधी एक ही भाषा के विभिन्न रूप हैं। इसे प्रश्न जेड माना गया। 19 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम का कौशल का संपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर कोई एक आलेख या आर्टिकल लिखना। भाषा और बोली। भाषा एक संगठित प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार, भावनाओं और जानकारी प्रकट करता है। इसके व्याकरण, शब्दावली, ध्वनि एक निश्चित संरचना होती है। जो बोली भाषा की एक स्थानीय और क्षेत्रीय रूप से विदेशी क्षेत्रों में समुदायों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जाती है जो भाषा है। भाषा बोली में हिंदी, ब्रज, इसम है। 120 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ के समग्र प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा का संबंध की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थिति के भाषा प्रयोग में योग बनाना और शिक्षार्थियों को ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके क्या होगा? ऑप्शन नंबर सचेतन और जागरूक करना। सचेतना जागरूक करना एक विधि है जिसमें शिक्षक को उद्देश्य छात्रों को विशेष भाषा सामग्री का प्रति जागरूक करना चाहिए। यह विधि विशेष रूप से संदर्भ और व्याकरण के शिक्षण के उपयुक्त है क्योंकि इसमें छात्र के भाषा नियमों की संरचना के बारे में पहले से ही सूचित किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को ध्यान उन नियमों से आकर्षित किया जाता है जिन्हें वे अधिक समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। सचेतना जागृत करने के दौरान शिक्षक छात्रों को विभिन्न उदाहरण के संदर्भ में जोड़कर सिखाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश है। इंग्लिश का देखिए आप लोग पैसेज एक बार रीड कर लीजिएगा। पैसेज हैं इसमें देखिए हम क्वेश्चन आंसर वैल्यू करा देंगे, पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे। ये पैसेज हैं इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 129 नंबर कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, अंडरलाइन वर्ड्स द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन है वाइल्ड है और डेंजरस है। इसमें पूछ रहा है सब्जेक्ट टू मोड्स इन द इम्प्लेस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों कैसे दिए गए पैसेज में वाक्य में रखेंगे तो वाइल्ड जो है और डेंजरस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जो क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव को जो नाउन और प्रोनाउन को जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। इससे वाइल्ड और डेंजरस या ही की विशेषता बतलाता है, ही का विशेषता, तो दोनों क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला 131 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द थ्री फ्रेंड्स प्रोपेस द आइडिया ऑफ मीटिंग एट द पूल 10 years हेंस, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी। दिए गए पैसेज में प्रथम वाक्य में इट वाज स्वामी आइडिया द मीट द पूल 10 years, मतलब पूल जो है मीटिंग के बाद में कही गई है। 131 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। जहाँ व्याकरण रहेगा हम बता देंगे। निम्नलिखित में कौन सा साइनोनिम पूछा है? साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए पैसेज के आधार पर इंस्टिंक्ट का हो जाएगा तो इसका इच्छा प्रवृत्ति होता है। इसका हो जाएगा हार्टेड मैंने घृणा, हार्टेड में घृणा, इन्फिनिटी मैंने हो लगाव, आकर्षण, और प्रीमोशन मैंने होता है पूर्व सूचना या चेतावनी। दोस्तों अगला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 134 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 134 का
134 का भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 135 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्राउड और रिजल्ट वेरियस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जो वीकनेस हो जाएगा। अब देखिए इसका स्पेलिंग हम सब बता दें। क्राउड माने भीड़ होता है, भीड़ भाड़, और रिजल्ट्स माने होता है वीरान या सुनसान। उसी प्रकार वेरियस का शक्ति या ताकत। उसी प्रकार लेदर में सुस्त या लाश, या हैवीनेस माने भारीपन या जड़त, स्ट्रेंथ माने मजबूत या कड़ापन। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है 136 क्या है? अश्विन जो है नो उड़िया फ्रॉम दिथ बर्थ एंड ही स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी वेस्ट ऑन दिस स्टेटमेंट फाइंड द विच द ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट। जो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सबका सब क्या है? सही है। क्यों दोस्तों? देखिए अशोक जो है नो द उड़िया द बर्थ एंड द ही द स्टडी द इंग्लिश, इसके आधार पर दिए गए विकल्प में जो है ए है ये क्या है? गलत है। क्योंकि देखिए लैंग्वेज एजुकेशन इज नेचुरली प्रोसेस वेयर वाई चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज एंड कॉन्सेंस वाई ऑब्जर्विंग एंड रिपीटेशन वाट द हियर या नेचुरली इनफॉर्मल। जो है अश्विन है उसकी लैंग्वेज एजुकेशन उड़िया है, जबकि इंग्लिश जो है लैंग्वेज लर्निंग वाली है, लैंग्वेज लर्निंग वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए पर्सन लर्न द लैंग्वेज फॉर अनलिटन रीजन लाइक एम्प्लॉयमेंट। 138 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायलॉग हो जाएगा। दिए गए अनुसार इंडिविजुअल स्पीच में स्पीक द डायलॉग में उपयुक्त डायलॉग होगा। क्या डायलॉग मैंने आइडोलॉग मतलब होता है द वे पार्टिकुलर पर्सन वन स्पीक और यूज ऑफ लैंग्वेज। डायलेक्ट ए फॉर्म द लैंग्वेज द स्पोकन ऑन द वन एरिया। 139 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द स्टेटस गिवन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों भारतीय संविधान में इंग्लिश लैंग्वेज के विकल्प में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का कहा जाएगा था 1963 के तहत। जो 343 आर्टिकल 343 हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। 140 नंबर क्वेश्चन, ए टेस्ट विच द एम आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टूडेंट सफिक्स एरिया और वीकनेस एंड स्ट्रेंथ नो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? देखिए कह रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य होता है ताकत और कमजोरी का पहचान करने में, गाइड अनुदेश करने में और आधार अनुधारित करने में। 141 नंबर क्वेश्चन, Aditi know the rules and past perfect tense but cannot use an on context what knowledge does he possess। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी द नॉट इज लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंग्वेज एक्सप्रेस द आइडेंटिटी, लैंग्वेज द रिपोर्टेबल हिस्ट्री, लैंग्वेज का सोल्यूशन द ह्यूमन नॉलेज। 143 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी समूह का निर्माण करना, योजना निर्माण करना, डाटा का विवेचन करना, रिपोर्ट तैयार करना, प्रकरण का पहचान कर डाटा का निरीक्षण, डाटा तैयार करना। टॉप डाउन अप्रोच लिसनिंग इन्वॉल्व्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों लिसनिंग टू ओवरऑल मैसेज द टेक्स्ट स्पीच ऑफ द ऑडियो। टॉप डाउन का अर्थ होता है टॉप डाउन अप्रोच में लिसनिंग इन्वॉल्व्स में लिसनिंग ओवर द टेक्स्ट होता है ऑडियो। टॉप डाउन अप्रोच में इट इज द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेकिंग द डिसीजन द हाईएस्ट लेवल एंड कॉम्बिनेशन देन व टेस्ट इन देम। ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर होगा मटेरियल्स। देखिए एक्टिविटी के अध्यापक ने वेल्स ने कहा था सूचना समग्र में होता है, सीखने में समग्र लर्निंग मटेरियल्स, शैक्षणिक में, रिसोर्स में। 146 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिटिकल हो जाएगा सामाजिक राजनीति पर मुद्दों पर विचार करना। 147 NEP कह रहा है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी स्टडी क्लासिकल लैंग्वेज द एडिशनल ऑप्शनल ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुसार
क्लासिकल लैंग्वेज के अध्ययन के तहत विकल्प का सत्य है बी, स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज इन एज द एडिशनल ऑप्शन सेकेंडरी स्टेज। 148 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग एंड रीडिंग। रेसिप्रोकल स्किल के बिना बोले ग्रहण करने के लिए क्षमता को पैसिव रूप में होता है, इसमें क्या होता है, सुनना और पढ़ना। 150 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमेटिक कंप्लेंट। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।